मित्रों नमस्कार। नमस्कार। मैं राजेश आसुदानी रकीब मैं आपका मित्र डॉक्टर विनोद आसुदानी हमेशा की तरह हाजिर हैं फिर से एक और कहानी के साथ थ्रू जी हाँ। रिलेंस। कहानी आज कौन सी विनोद जी? आज कहानी है सूर्य बालाजी की, रमन की चाची। रमन की चाची। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है और बहुत ही मार्मिक कहानी है जी। और ये कहानी कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक सत्य को भी उजागर करती हुई चलती है। बिल्कुल। और दोस्तों ये संपूर्ण कहानी का परिवेश हम रमन 10, 11 या 12 वर्ष का युवा है, हाँ, उसके नज़र से इसके देखते हैं। नजरिए से देखते हैं। और कहानी संयुक्त परिवार की है। और कहानी में जो दो महत्वपूर्ण पात्र हैं वे हैं नवाब लाला और उनकी पत्नी नवब्याहिता पत्नी, हाँ। जिसे चाची के नाम से हम इस कहानी में जानते हैं। नवाबिन चाची, बड़े आयरनिकली कहा जाता है उसको, नवाबिन चाची। और घर में फिर बहुत सारी हैं, अम्मा हैं यानी अम्मा है। उस चाची की सास है, फिर उसकी देवरानियां हैं, जेठानियां हैं, ताइयां हैं, ताइयां हैं, सब हैं और बाबूजी हैं। और ये परंपरागत भारतीय संयुक्त परिवार का परिदृश्य है। बिल्कुल। और ये जो चाची यहाँ विवाह करके आती हैं, नवाब लाला की नव दुल्हन बन करके आती हैं, हाँ। उस समय उसकी उम्र 14-15 वर्ष की ही रमन है। से 3-4 साल बड़ी। और उस दोपहरी को जब दुल्हन घर में पहला कदम रखती है तो रमन की नजर उसके घूंघट पर पड़ती है और घूंघट के उसकी खूबसूरती भी रमन देख पाते हैं। डोली में लू के झकोरों से हिल जाता है, उड़ जाता है। और रमन का उस वक्त का किशोर मन बहुत ही प्रभावित होता है उनके हुस्न से। लेकिन जैसा कि अम्मा कहती हैं, धीरे धीरे देखना, 4 दिन में ही मतलब ये हो जाएगी। और वो वैसा ही अम्मा की भविष्यवाणी सच होती है। और अम्मा यहाँ पर एक इस प्रकार के सास, हाँ। एक परंपरागत सास के रूप में हमारे समक्ष आती है कि चाहे दुल्हन कुछ भी करे, कितना भी ठीक से काम करे, उस पर हमेशा ही कटाक्ष किया जाएगा, हमेशा ही उसकी आलोचना की जाएगी। इतना तक कि उसके खूबसूरत गोरे रूप की भी आलोचना की जाती है कि सिर्फ रंगी गोरे होने से क्या होता है, नमक चाहिए, आब चाहिए। और अपने बेटी की तारीफ करते हुए नहीं थकती है कि नवाब लाला चाहे गेहुआ रंग के ही क्यों न हो, चाहे उनका बदन दोहरा ही क्यों न हो, किंतु उनके चेहरे पर एक आब है, एक नमक है, तेज है। और हमेशा चौके में ही झोंके रखती हैं उनको। और जब बाहर भी आती हैं तो उस तरह से कटाक्ष करती हैं कि सारी धोती पे आटा ही आटा, दरवाजा खुला छोड़ा ही होंगी। मतलब कहने का भाव ये है कि हर बात में नुक्ताचीनी करना, नुक्स निकालना, ये एक और केवल वो उनकी सास यानी वो अम्मा नहीं, सब उसके देवरानियां, जेठानियां और उनके बाकी जो भाभियां हैं, सभी इस जो नई विवाहिता दुल्हन को मानो नीचा दिखाने के होड़ में लग गई हों। और ये ऐसी बात है कि ये ग्राह्य मानी जाती है। इसमें कोई किसी को आक्षेप, किसी को कोई ऐसा नहीं लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। ये मानो एक प्रथा ही है कि जो भी नई लड़की आएगी ब्याह के, उसको इस तरह का ही ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर थोड़ी वो कमजोर है, थोड़ी कम बोलने वाली है, थोड़ी फूहड़ है, जिसको कहते फूहड़ है, और उसको बार बार कहा जाता है कि वो फूहड़ है, उसको शऊर नहीं है, बेशऊर है, बेगैरत है, आलसी है, सब प्रकार की तोहमतें उस पर लगाई जाती हैं। और एक पुरुष प्रधान समाज का भी चित्रण है। नवाब लाला जो है वो बिल्कुल अपनी बहू की तरफ यानी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं देते। जोरू का गुलाम थोड़े हो कि डॉक्टर के पास ले जाऊं। बिल्कुल। और जब डॉक्टर के पास उन्हें अपने पिताजी के डांट के बाद लेके जाना भी पड़ता है तो साथ रमन को लिए जाते हैं। और रमन, अब यहाँ देखें कि रमन 11-12 साल का है और ये जो चाची है वो 14-15 साल की है, यानी उनकी उम्र का जो फासला है वो बहुत कम है। तो रमन और चाची में एक संवाद स्थापित होता है, एक प्रकार का अपनत्व का भाव पनपने लगता है और वो सहज है, बिल्कुल वो प्राकृतिक है जी। और रमन कहीं न कहीं भावनात्मक ढंग से भी चाची के प्रति खींचे चले जाते हैं। और इस प्रकार के वातावरण में जहां उसको केवल तंज सहनी पड़ती है, केवल ताने सहने पड़ते हैं, केवल रमन की आंखों में ही उसे कहीं कोई संवेदना, अपनत्व की भावना दिखाई देती है। केवल रमन की, तो उसकी पहचान ही रमन की चाची ही बन जाती है। कि देखा जाए सारी कहानी में सार ये है कि और कोई है ही नहीं, ना तो वो दुल्हन है किसी की, ना किसी की बहू है, ना किसी की कोई है, केवल है तो रमन की चाची। क्योंकि बाकी लोगों के साथ वो जुड़ नहीं पाती या बाकी संपूर्ण परिवार उससे जुड़ने का प्रयास नहीं करता। या एक और भी सामाजिक बिंदु उपस्थित होता है राजेश जी कि जब कोई लड़की किसी परिवार में, संयुक्त परिवार में ब्याह करके आती है तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है। हम
परिवार हाँ। को नहीं कहते कि उस लड़की को अपने साथ ले लें, जी। उसके साथ एडजस्ट कर लें, बल्कि अपेक्षा ये करते हैं कि वो वो लड़की लड़की सारे लोगों के साथ एडजस्ट करे। सबके हिसाब से ढल जाए, जबकि सारा परिवार अगर थोड़ा थोड़ा- थोड़ा ढल जाए एक के हिसाब से, एक उस के लड़की हिसाब के से। हिसाब से, तो बिल्कुल अच्छा एक सामंजस्य स्थापित हो तो सकता कहीं है। ना कहीं हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक एक परंपराएं हैं, उन पर भी अपरोक्ष रूप से हाँ। लेखिका कटाक्ष करती हैं और उसमें जो मिसिंग पॉइंट्स हैं वो हमारे समक्ष उपस्थित कर देती हैं। हाँ। फिर चाची को एक दिन और बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है इस जी, कहानी की, जी, जब जी। वो हाशिए पर पैर रख देती हैं गलती से, और उनको इसीलिए कहा जाता है अचार का मर्तबान उलट दिया। ये नहीं कि उनके पैर में चोट लग और गई। खून बहता है, हाँ, किसी का ध्यान उस केवल वक्त नहीं रमन जाता नोटिस करता है इस बात को और जाके कहता है- पिताजी को कह देते हैं, नहीं, पहले चाचा से कहता है, हाँ, फिर बाबूजी से कहता है। बाबूजी से कहते हैं, और बाबूजी के आदेश पर फिर नवाब साहब उन्हें लेके जाते हैं लेकिन वो सरकारी ले दवाखाने जाना में। भी बस क्या है, कंपाउंडर पट्टी कर देता है, दोबारा फॉलोअप के लिए ले जाना है, वो तो ले नहीं जाते। तो और इस मतलब बीच और एक घटना होती है, खाना पूर्ति है, खाना बस ये पूर्ति है। केवल। इस बीच रमन अपनी पढ़ाई समाप्त करके आगे की पढ़ाई के लिए अपने ननिहाल मामा के पास चले जाते हैं। जी। और इसलिए शायद अब चाची का केयर करने के लिए, उनकी उनकी उनके और ध्यान देने के लिए इस भरे पूरे परिवार में कोई नहीं होता। वो जो वैक्यूम था, वो जो खालीपन था, पूरी तरह खालीपन हो गया। केवल रमन था जो संवेदनशील था, जो प्रति उत्तर दिया करता था, उनसे बात किया करता था। अब वो दुखी होती हैं इस बात पे, लेकिन दुख जताती नहीं है, कहती खुद रुक नहीं सकते, किसी तरह रुक नहीं सकते। अच्छा, स्कूल खुल जाए तो आ जाओगे यहाँ। तो ये बड़ी मार्मिक बिल्कुल बात है। विजयादशमी की छुट्टियों में जानबूझकर रमन आते हैं जी। और संपूर्ण छुट्टियां हाँ, रहते हैं, बिल्कुल। और चाची उसको कह भी देती हैं कि मेरे लिए इतने दिन यहाँ रुक रहे हो ना। हाँ, मेरे लिए ये देखिए, ये जो प्यार है, ये जो अपनापन है, ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा और दुर्लभ किसी है। भी व्यक्ति को, और खास करके ऐसी स्त्री को जो ब्याह करके नए घर में आती हो, उसके लिए अपनत्व की भावना प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण सबसे है। महत्वपूर्ण चीज है। और यहाँ जो लेखिका ने चाची के मौन से जो रमन बाद में समझता है, उस समय नहीं समझ पाया, ये कहानी के मध्य बिंदु में आके जो कुछ वाक्य हैं, ये इस कहानी का मर्म है मेरे ख्याल से। वो कहती कि धीरे धीरे ऐसा लगा वो समेट रही है खुद को, चोटिल पांव, उनके हाथ पैर, जो भी रूप का वर्णन किया है, और कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिन्हें उजागर ही नहीं किया जा सकता। अब उसने कहा कि भाई मैं अपने पति की किस प्रकार क्या की बुराई शिकायत ना तो करूं? शराबी है, ना मुझे मारता है, न ही बाहर रंगरलियां मनाता है, तो क्या है? और बाकी भी कोई क्या कर रहा है? तुम ही सोच के बताओ रमन भैया कि किससे क्या कहूँ। क्योंकि ऊपरी दृष्टि से देखा जाए तो चाची को कोई परेशानी नहीं है, वो एक भरे पूरे परिवार में आती है, काम काज तो हर दुल्हन को करना पड़ता है, उसमें तो कोई खास बात है नहीं। किंतु यहाँ पर हम सूक्ष्मता से अगर देखें तो पति अपनी पत्नी को जो निग्लेक्ट कर रहा है, उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा, उसको आत्मीयता से नहीं ट्रीट कर रहा है, अपनत्व नहीं दे रहा, प्रेम नहीं दे रहा, स्नेह नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा, और इसलिए ये चाची इतने बड़े परिवार में अपने आप को अकेला महसूस करती है और सूखती जा रही है। ये घाव तो बाहरी घाव तो अगर वो न होता तो किसके कुछ नहीं कह सकती थी। ये तो एक सिंबल मात्र है, प्रतीक मात्र है। और कहीं ना कहीं भारत या इस प्रकार के हमारे जो एशियन अफ्रीकन सोसाइटीज हैं, उसमें कई सारी स्त्रियां इसी प्रकार से चाची की तरह धीरे धीरे सब कुछ होने के बावजूद भी मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से सूखती चली जाती है। बिल्कुल, और ये प्रीडोमिनेटली ज्यादातर स्त्रियों के साथ होता है, लेकिन पुरुष भी अछूते नहीं हैं। वो कई हो बार सकता है। पुरुषों के साथ भी इस तरह की बातें हुआ करती हैं। किंतु ट्रेडिशनल समाज में स्त्रियां क्योंकि बाहर के विश्व से जुड़ी हुई नहीं जी। थी, इसलिए उनका सूखना एक बहुत ही शिद्दत के साथ, तीव्रता के साथ आता है, और पुरुष कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई राह शायद निकाल पाता है। पर फिर भी आज के युग में कहा जाए कि दोनों के साथ कभी न कभी ऐसा हो सकता है। और मैं तो मनोज जी इसकी उपमा एक पेड़ के साथ दूंगा। जी। जैसे आप घर में कहीं कोई पेड़ लगाएं, छोटा हो या बड़ा हो, वो कुछ कहता नहीं है आपसे, पानी मांगता नहीं, आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर आप न दें तो धीरे धीरे वो सूखता जाता है। तो चाची भी कुछ सूखता किसी जाता से मांगती नहीं है, किंतु उसकी जो मानसिक और मैं तो कहूँगा शारीरिक भी है। शायद, जी जी जी, और इमोशनल जो नीड्स हैं, जी, वो सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, और इसलिए वो उनका व्यक्तित्व हौले हौले सूखने लगता है, मरने लगता अपने है, आप को समेटने लगता है। और फिर मामा से रमन को एक दिन पता और चलता इसमें है। मैंने जी एक बात मैं और कहूँ, जैसे आपने शारीरिक बात निकाली, तो किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि शादी का आधार शारीरिक संबंध या सेक्स नहीं है, बल्कि इतना अवश्य होना चाहिए कि पति पत्नी चाहे शारीरिक संबंध स्थापित ना भी करें रोज या फिर सप्ताह में, पर कम से कम रोज रात को एक दूसरे के आलिंगनबद्ध तो होना ही चाहिए।
ये कहीं कितनी ना बड़ी कहीं बात है, वो सोचिए। आत्मीयता का प्रतीक होता है, आलिंगन में किसी को ले लेना। दे शुड स्नगल अप टू वन अनदर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नवाब हैं, उनका जो रवैया है वो अपनत्व से भरा हुआ नहीं बल्कि अहम से भरा हुआ है। बिल्कुल। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि स्त्री अहम से कभी भी वश में नहीं हो सकती, अहम से वो समर्पण नहीं करती, किंतु आत्मीयता के साथ वो समर्पण कर सकती है। तो फिर मामा से एक दिन रमन को पता चलता है कि उनके चाची का जो जख्म था वो फैल चुका है, गैंग्रीन बन चुका है और उसका पैर काटना पड़ेगा। बड़े डॉक्टर के अस्पताल में जो है ऑपरेशन होगा। तो मामा से एक दिन मिलने की जाते छुट्टी लेकर हैं। के रमन चाची से मिलने चले आते हैं। और चाची बड़ी अच्छी बात कहती है उनसे कि ऑपरेशन होगा, तुम कहते हो, कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हैं? बड़े डॉक्टरों को क्या सब पता है, हो सकता है ऑपरेशन ना भी हो। अब ये बड़ी गहरी बातें हैं उनकी, देखा जाए तो जी बिल्कुल। वो जानती हैं कि ऑपरेशन रमन से उनको कुछ सांत्वना हासिल- देने का प्रयास करते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि पैर काटा जाए, किंतु चाची कहती है उन्हें पता है कि ऑपरेशन के दौरान उनका पैर काटा जाएगा। और इस प्रकार से चाची इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उनका पैर काटा जाए और वो लोगों पर डिपेंड होकर के इस घर में वापस आए। नहीं, मानसिक रूप से तो पहले ही पंगु हो चुकी है, अब शारीरिक रूप से भी पंगु होके और इस तरह से पहले ही उन्हें बोझ समझा जाता है, तो और बोझिल हो जाएं और इस तरह से जीवन का क्या अर्थ? इसलिए वो एक मार्ग निकाल लेती है। जी। दूसरे दिन बड़े दुखी मन से मामा रमन को बताते हैं कि उनकी वो चाची नहीं रही। यानी कहीं ना कहीं राजेश जी। जी संकेत ये है कि चाची ने उस आत्महत्या रात कर ली। आत्महत्या कर ली है। कोई गोलियां खा ली है, कहा कि या- चाची जब सोई तो सुबह उठी नहीं। या ना भी की हो, मान लीजिए ना भी की हो, इस तरह की मनोस्थिति में पहुंच गई कि मृत्यु अपने आप मृत्यु ने उनका वर्ण कर लिया। क्योंकि कई बार विनोद जी आत्महत्याएं एक्सप्लिसिट नहीं होती है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जीवन कई जीने बार की इच्छा जब आपकी समाप्त हो जाए तो धीरे धीरे आप मृत्यु के करीब चले जाते हैं। मेरी एक कविता भी है अंग्रेजी की, डेथ। जी जी। तो डेथ जो है वो ना तो बीमारी से आती है ना ही बड़े सदमों से होती है। वो मृत्यु तो मतलब कदम कदम धीरे धीरे छोटे छोटे दुखों दर्दों के माध्यम से आप तक आती चली जाती है। उसका अंतिम वर्ण शायद हम आखिर में करते हैं जो दिखाई देता है वो तो एक शारीरिक मृत्यु होती है। मानसिक रूप से तो इंसान भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से मृत्यु कब की हो चुकी होती है, होती रहती है। मुझे दो तीन बातें ख्याल में आ रही हैं। एक कहानी पढ़ी थी मैंने बहुत बचपन में। रेगिस्तान का सफर पार करते हैं दो लोग जी। कहते मैंने रेगिस्तान का सफर बड़ी मुश्किल से पार किया, बड़ी मुश्किल से पार किया और मैं नहीं मरा। तो दूसरा उससे पूछता है आप कैसे जानते हो कि आप नहीं मरे? तो ये जो चीज है कि मानसिक रूप से इंसान कब मरा, कैसे मरा, ये शायद कभी कभी खुद को भी पता नहीं चलता है। तो ये इस तरह से भी कभी कभी कोई चीज हो ही जाती है। तो रमन की चाची भी जिस दिन पहले दिन आती है उस परिवार में और जिस दिन उनकी मृत्यु होती है, संपूर्ण यात्रा उनकी एक मृत्यु की यात्रा है। बिल्कुल। क्योंकि जीने के लिए आपको आत्मीयता, स्नेह, अपनापन और संवेदना की आवश्यकता होती है। ये मनोवैज्ञानिक सत्य सूर्य बालाजी इस कहानी के माध्यम से उजागर करती हैं। बिल्कुल। और ये इतनी मार्मिक रूप से उजागर करती हैं। और जो खास करके एक जो चीज़ है कि कुछ परिस्थितियां उजागर ही नहीं की जा सकती, लेकिन सूर्यबाला जी ने ये परिस्थिति हमारे समक्ष उजागर की है। और मनोवैज्ञानिक रूप से भी मैं एक बात कह रहा था, जो स्ट्रेस की जो बात हम करते हैं, तनाव की, तो एक्यूट स्ट्रेसर्स जो है, स्ट्रेसर्स, अब जैसे कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तलाक हो गया, ये हो गया, ये तो है। पर क्रॉनिक जो स्ट्रेसर्स हैं जिंदगी के, रोजमर्रा के जो तनाव पैदा करने वाले कारण हैं, वो जो क्रॉनिक हो जाते हैं, उसमें एक संवेदनहीनता है, प्यार का अभाव है और झिड़कना है, डांटना है, ये भी विनोद जी उतने ही भयानक हैं या कहीं ज्यादा भयानक हैं एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट में तो इंसान सामना कर लेता है, डिफेंस ला लेता है कि मुझे सामना करना है। बिल्कुल। पर क्रॉनिक जो स्ट्रेसर्स हैं, इनसे इंसान अंदर ही अंदर कहीं टूट जाता है कि कोई आहट न सदा है मुझ में, जाने क्या टूट गया है मुझ में। तो इस तरह से ये बात आती है। रमन की चाची हमारे ख्यालों में शी इज अ हॉन्टिंग फिगर। अगर कोई ये कहानी पढ़ ले तो एक भूत बनकर रमन की चाची आपके मन में बस सकती हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही मार्मिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर चलने वाली कहानी है और सूर्य बालाजी की शैली भी बहुत ही प्रभावी, सटीक और सुलझी हुई सरल शैली है। उसमें बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है और एक संपूर्ण भारतीय समाज और भारतीय परिवार का जो चित्रण करती हैं, बड़ा ही सजीव चित्रण है और प्रभावशाली चित्रण है। तो दोस्तों, बस इसी शब्दों के साथ आपसे अनुमति चाहेंगे। डॉक्टर विनोद आसुदानी और मैं राजेश आसुदानी रकीब।
आपसे फिर से मुलाकात करेंगे किसी और चर्चा के साथ इसी आपके चैनल पर थ्रू लिटरेरी लेंस। नमस्कार। नमस्कार।